आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला आप हमें कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जिससे आपके मसले का कोई हल निकल आए। और जिस तरह मैंने लास्ट वीक भी किया था कि इससे पहले मैं कॉल्स लेनी शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि हर शो में शुरू में कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो रिलेटिंग टू इमिग्रेशन। तो आज मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूं जो जुलाई 2012 में लॉ में इंट्रोडक्शन हुई थी आर्टिकल 8 के अंदर, खसूसी तौर पे बच्चों के लिए कि अगर किसी बच्चे ने या 7 ईयर्स गुजार लिए हैं सो देन दे कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू रिमेन इन द यूके अंडर ह्यूमन राइट्स, यानी कि प्राइवेट लाइफ के अंदर। अब इसमें जो एक सबसे छोटी मिसकंसेप्शन मैंने लोगों में देखी जो एप्लीकेशंस आती हैं वो ये है कि इसका एक सेकंड पार्ट भी है। वो पार्ट ये है कि इट इज़ फॉर यू टू प्रूव कि इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू रिटर्न टू देयर होम कंट्री और इट्स अनरीजनेबल फॉर देम टू लीव द यूके। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब जो मोस्ट ऑब्वियस है वो खुदा न खास्ता मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी चाइल्ड को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टी हैं, तो ऑफ कोर्स दे विल बी लुक्ड आफ्टर बाय NHS और उनके स्कूल के अंदर भी उनकी स्पेशल ट्रीटमेंट चल रही होगी। देन यू कैन यूज़ दैट एज एविडेंस कि जी हमारे बच्चे की यहाँ ट्रीटमेंट चल रही है और अगर हमने इसको यहाँ से अपरूट किया तो उसकी वजह से उसकी अपब्रिंगिंग के अंदर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा एंड इट विल नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड कि उसको यूके से रिमूव किया जाए। अब कभी कभी ये होता है कि ऐसे कोई मसले मसाइल नहीं होते तो वहाँ फिर लोग पूछते हैं कि जी अब हम क्या करें। तो फिर काफ़ी दूसरे फैक्टर्स हैं दैट शुड बी इनटू कंसिडरेशन। पहली बात है कि आपको अपने फैमिली एंड सोशल सर्कमस्टांसेस बताने चाहिए डिटेल स्टेटमेंट के अंदर एज पेरेंट्स कि जी ये हमारी वाइडर फैमिली है बैक होम, ये हमारी एक्सटेंडेड एंड वाइडर फैमिली है यूके के अंदर, और इन वजूहात की वजह से हमारे चाइल्ड इतना ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया है सोसाइटी के अंदर यूके के अंदर कि इट विल बी अनरीजनेबल कि आप इस बच्चे को आप अपरूट करें यूके के अंदर से। बिकॉज ये बात याद रखें द केस आपके बच्चे का है, उसमें आपने ये प्रूव करना है कि 7 ईयर्स रहने की वजह से यूके में आपके बच्चा इतना ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया यूके सोसाइटी में कि इट इज़ अनरीजनेबल फॉर हिम और हर टू लीव द यूके। अब उसमें एक एविडेंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम सोशल सर्कमस्टांसेस रिपोर्ट बोलते हैं। या तो आप किसी NHS के थ्रू चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को हायर करने की कोशिश कर सकते हैं जो आके बच्चे का इंटरव्यू लेगा और फिर असेस करेगा बच्चे के इंटरव्यू के बाद कि कितना ज़्यादा वो ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट हो गया है। लैंग्वेज इश्यूज़ उसमें आ जाते हैं और उसमें ये भी इशू आता है कि बच्चे को अपने कल्चर के बारे में कितना पता है। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि प्राइवेट सोशल वर्कर के पास जा सकते हैं और उधर से भी एक एक्सपर्ट रिपोर्ट ले सकते हैं जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन के साथ डाल सकते हैं उस रिपोर्ट को, जिसको अगेन हम बोलते हैं सोशल सर्कमस्टांसेस रिपोर्ट। बिकॉज ये बात याद रखें कि केस आप डाल रहे हैं, इट इज़ फॉर यू टू प्रूव टू द UKBA टू द होम ऑफिस कि इन वजूहात की वजह से हम ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को यहाँ 7 साल हो गए एंड इट इज़ अनरीजनेबल फॉर आवर चाइल्ड टू लीव द यूके और रिटर्न टू द होम कंट्री। अब एक चीज़ मैं आपको इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बता दूं जो थोड़ा सा इशू रेज़ होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारा बच्चा तो यहाँ सिर्फ अभी पैदा हुआ है और उसको 7 साल हुए हैं, उसकी एज इतनी नहीं है कि कोई आके उसका इंटरव्यू ले सके। तो उस सूरत में पेरेंट्स का भी इंटरव्यू हो सकता है जिसमें उनसे ये पूछा जाएगा कि आपके फैमिली स्ट्रक्चर क्या है बैक होम, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है बैक होम और किन वजूहात की वजह से आप समझते हैं कि आप अपने चाइल्ड की अपब्रिंगिंग को उस तरीके से मैनेज नहीं कर सकते जिस तरीके से आप यूके में कर रहे हैं। और पेरेंट्स का इमिग्रेशन स्टेटस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन ऑल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई ह्यूमन राइट्स या प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन डाल रहे हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल करें कि अगर आपके बच्चे ने 7 ईयर्स पूरे कर लिए तो सिर्फ प्लीज़ उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट ना करें कि जी बच्चे को 7 साल हो गए हैं। जो सेकंड पहलू है लॉ का जिसमें वो कहा जाता है कि इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द होम कंट्री, आई मीन लीव फॉर द होम कंट्री या लीव द यूके, वो भी आपने प्रूव करना होता है कि वाई वुड बी अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड कि यूके को वो लीव करे। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट। इसमें मैं थोड़ी सी एक और बात करूँगा। अभी कोई लाइव कॉलर आ गए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, ठीक हो? थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। जी आपका कोई सवाल है? जी मैं सुन रहा हूँ, आपका कोई सवाल है, पूछिए। जी भाई, मैं लाइक 2007 में यहाँ यूके आया था, फिर लाइक यहाँ असालिम किया था। उसके बाद जो है फिर लाइक 2009 में हम होम ऑफिस लोगों ने हमको रिफ्यूज़ किया था। उसके बाद फिर अप्लाई कोर्ट के लिए किया था। फिर कोर्ट जब कोर्ट गया था फिर वो कोर्ट जो है वहाँ लाइक मेरा अपील अलाउड हुआ था और अभी तक होम ऑफिस लोग हमको इस तरह नहीं कहते कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उस लोगों ने हमको 6 वीक टाइम दिया था।
6 वीक में फिनिश हुआ का मगर पता नहीं कि यार ये लोग हमको वीज़ा देते ही नहीं देते। मगर जो अपील मैंने 2009 में था वो अपील अलाउड हुआ था ना, मगर अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा मेरा केस के बारे में ना। वो उस लोगों ने हमको 6 वीक भी दिया था कि 6 वीक के अंदर अंदर आपका सारा पेपर जो भी है ना मैं सारा सेंड करूंगा। अभी तक कोई पता नहीं चल जाता है कि यार क्या हुआ था मेरा केस के बारे में। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। मेरे ख्याल से जितनी मुझे आपकी कॉल की समझ आई है कि आपकी अपील अलाउ हो गई थी और उसके बाद होम ऑफिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए आप दो काम कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं कि अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलें कि होम ऑफिस को ख़त लिखे, बिकॉज सारी बात है अपील का जो प्रोसेस होता है उससे पहले होम ऑफिस आपका रिफ्यूज़ भी करता है, तो यू वुड हैव द डिटेल्स ऑफ द केस वर्कर। आपको पता होगा कि होम ऑफिस में कौन केस वर्कर आपके केस को डील कर रहा है। तो आपका जो वकील है वो ख़त लिख सकता है होम ऑफिस को और कह सकता है इन डेटों को अपील अलाउ हुई थी, ये डिटर्मिनेशन की कॉपी है और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, एंड होपफुली होम ऑफिस उस पर एक्शन लेगा। सेकंड काम आप ये कर सकते हैं कि अपने लोकल एमपी के पास जाएं, उनको अपनी अपील अलाउड का कागजात दिखाएं और उनको रिक्वेस्ट करें कि वो होम ऑफिस को ख़त लिखें। बिकॉज मैं अपने शो में लास्ट वीक भी बोला था कि होम ऑफिस का एमपी लिएज़ोन डिपार्टमेंट होता है जो तकरीबन 21 दिनों के अंदर एमपी के लेटर का जवाब लाजमी देते हैं। तो उससे ये हो जाता है कि थोड़ा सा आपका केस आगे चला जाता है, एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है कि केस की इस वक्त सिचुएशन क्या है। तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलें कि होम ऑफिस को ख़त लिखे, एंड सेकंड प्लीज़ आप एमपी के पास जाएं और उनको रिक्वेस्ट करें अपनी सारे कागजात दिखा के कि होम ऑफिस ने अभी तक हमारी अपील अलाउ हुई थी, हमें कागजात नहीं दिए। तो आई होप उससे आपके मसले का हल निकल आए। इससे पहले मैं एक और कॉल लूँ, मैं एक छोटी सी बात वो 7 ईयर पे करना चाहता हूँ क्योंकि हमने उस पर आज अपना टॉपिक शुरू किया था। जो भी लोग 7 ईयर बच्चे की बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन डाल रहे हैं या डाल दी है, मैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, वो ये कि होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर उनकी पॉलिसी गाइडेंस है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वो वाले फैक्टर्स जिसको वो कंसिडर करते हैं इन कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेशन जो प्राइवेट लाइफ पे बच्चों की बेसिस पे है। तो अक्सर लोग होम ऑफिस की उस पॉलिसी को पढ़ते नहीं हैं। बिकॉज एक बात मैं आपको एक्सपीरियंस से बता दूं कि जब आप किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे की मीटिंग में आप अपनी लाइफ का निचोड़ नहीं दे सकते, कोई ना कोई चीज़ मिस आउट हो जाती है। लेकिन उसके बरक्स या उसके उल्टा अगर आपको होम ऑफिस की पॉलिसी दिखा दी जाए तो आप बता सकते हैं नहीं ये चीज़ भी मुझ पर अप्लाई होती है, ये चीज़ भी मुझ पर अप्लाई होती है। बिकॉज सारी बात है तो आपकी थोड़ी सी मेमोरी में आपको चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जब आपको पता चलता है कि होम ऑफिस चीज़ें क्या मांग रहा है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि कोई भी आप स्पेशली ये बच्चे की बेसिस पे एप्लीकेशन डालते हैं तो प्लीज़ एक दफ़ा होम ऑफिस की जो पॉलिसी है इसके ऊपर उसको लाजमी पढ़ लें। अगर आप समझते हैं कि वो पॉलिसी मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बिकॉज वो लीगल लैंग्वेज है, हालांकि बड़ी सिंपल इंग्लिश में लिखी है, तो देन गो टू एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव या जो आपका भी वकील है उसके पास जाएं, उनको बोलें जी हमें ज़रा एक दफ़ा पॉलिसी प्रिंट करके समझा दें, हमें भी पता चले कि जो हम एप्लीकेशन डालने लगे हैं किस बेसिस पे होम ऑफिस उस एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस स्टेप को फॉलो करें। मेरे ख्याल से एक और कॉलर हैं। हेलो 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 जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, प्लीज़ अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मैं करें सवाल जी? जी बिल्कुल करें, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप टीवी को ना सुने, आप सवाल करें। सवाल जी, मैं इतने 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ जी। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, आप अपना पूरा सवाल करें, मैं सुन रहा हूँ आपकी मैं बात। 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ जी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਡੀਆ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ जी ਤੇ ਜੋ ਲੋ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। जी ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, 2 ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। जी ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੁਝ? ओके
تھینک یو. آپ کے سوال دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ آپ کا سوال تھا کہ اپیل الاؤ ہوگی ہے لیکن اس کے بعد ویزا انہوں نے دیا نہیں اور دوبارہ سے ریفیوز کر دیا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایشو, لیکن جب تک میں ریفیوزل لیٹر نہیں پڑھوں گا میں آپ کو نہیں بتا سکتا, یا کوئی ریفیوزل لیٹر نہیں دیکھے گا تو نہیں بتا سکتا کہ وجوہات کیا ہیں. دیکھیں نارملی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک امیگریشن رول کی شک کے اوپر آپ کو ریفیوز کرتے ہیں. آپ کورٹ میں جاتے ہیں, ہوم آفس کے پاس پورا موقع ہوتا ہے کورٹ کے اندر کہ باقی ساری شکوں کو بھی وہ نکال کے جج کے آگے پروف کرے کہ نہیں جی اس کو بھی سیٹسفائی نہیں کرتے. لیکن اگر آپ ایک دفعہ کورٹ میں اپنا کیس جیت گئے ہیں دیٹ مینز آپ نے اس ریلیونٹ امیگریشن رول کی شکوں کو کوالیفائی کر لیا ہے. اب اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ UKBA نے اس کے باوجود آپ کو کیوں ریفیوز کیا. ایک جو کبھی کبھی میرے ایکسپیرینس میں آتا ہے کہ کوئی ان کو ایسی انفارمیشن مل جاتی ہے جو پہلے اویلیبل نہیں تھی اور وہ اس انفارمیشن کو استعمال کر کے کہتے ہیں کہ ہم ریفیوز کر رہے ہیں آپ کا. لیکن اگین یہ میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, آپ کو بڑا ضروری ہے کہ اپنا ریفیوزل لیٹر کسی کے پاس لے کے جائیں, ان کو دکھائیں. اس ریفیوزل لیٹر کی ورڈنگ کے بعد ہی وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا ایشو ریز ہوا ہے. انفارچونیٹلی کیونکہ میرے پاس ریفیوزل لیٹر ابھی نہیں ہے تو میں آپ کو اس طرح بتا نہیں سکتا کہ کس وجوہات سے, آلدو آپ کی اپیل الاؤ ہو گئی تھی, انہوں نے دوبارہ آپ کو ریفیوز کیا, بٹ اٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود کوئی ایسی انفارمیشن جو ان کو اپیل کے بعد ملی ہے. بٹ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلی کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام سلمان ہے, میں وولسن سے بات کر رہا ہوں. جی سلمان میں بھائی. اس کنٹری میں آیا تھا 2006 4 دسمبر میں. اس وقت سالم کیس کیا, میری عمر تھا تقریباً 14.5 سال. پھر اس لوگوں نے مجھے 2008 یعنی 18 تک ویزا دیا, وہ ویزا ختم ہو گیا. پھر 2 سال میں نے ویٹ کیا, 2 سال کے بعد لیگیسی آ گئی, لیگیسی میں مجھے 3 سال کا ویزا مل گیا. ابھی تقریباً 8-9 مہینے بچ گئے ویزے میں. میں نے 8-9 مہینے سے پہلے ویزا بھیج دیا ہوم آفس کے لیے, لیکن ادھر سے مجھے لیٹر مل گیا. وہ بولتے ہیں کہ آپ انتظار کرو, اس کو مجھے انڈیفینٹ ملے گا اور کیسے ہو جائے گا, یہ واپس بھیج دے گا. 8 مہینے ختم ہو جائے دوبارہ بولتے ہیں بعد میں بھیجو, کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کی اپلیکیشن واپس کیوں بھیجی ہے؟ کیونکہ میرے جب پہلے مجھے 3 سال ملا اس وقت ہمارے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا تھا, لیکن اس لوگوں نے مجھے 3 سال کا دیا. اس لیے میری اس کنٹری میں 5 سال قانونی پورا ہو گیا, یعنی 6 سال. اس لیے میں نے اس کو بھیج دیا واپس کہ مجھے انڈیفینٹ چاہیے. آلرائٹ, ٹھیک ہے, بڑی اچھا. مہربانی. ابھی مجھے کیا خیال ہے, یہ واپس 11 مہینے کے باقی یہ بھیج دے گا یہ؟ میں آپ کو بھائی سمجھا دیتا ہوں. آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال کیا بیکاز یہ ایشو ہوم آفس کا کافی زیادہ اٹھا تھا لیگیسی کیسز کے بارے میں. پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں اس ایشو کے بارے میں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. جس طرح سارے سننے والوں کو پتہ ہے کہ لیگیسی کیسز وہ تھے جو مارچ 2006 سے پہلے تھے. اب اس پہ چھوڑ دیں, جو مین ایشو تھا وہ یہ تھا کہ شروع میں ہوم آفس والے لیگیسی کیسز کے اوپر اسٹریٹ انڈیفینٹ دے دیتے تھے, اور بعد میں ان کی تھوڑی سی پالیسی چینج ہوگی کہ انسٹیڈ آف انڈیفینٹ دینا انہوں نے 3 ایئرس کی ڈسکریشنری لیو دینی شروع کر دی, جو کہ اب بھی دینا ختم ہو گئی ہے. تو جن کے پاس پہلے 3 سال کی ڈسکریشنری لیو ہے ان کو اب یہ ہوگا کہ 3 ایئر کا ویزا انیشلی ملا ہے, ان کو 3 ایئرس کی فردر ایکسٹینشن لینی ہے, اینڈ 6 ایئرس کے بعد ان کا انڈیفینٹ ہوگا. جو مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے, آپ یہ سمجھیں کہ کیونکہ آپ کو لیگیسی کا ویزا ملا ہے تو آپ کو 5 سال کے بعد انڈیفینٹ ملنا چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی نہیں. جو لیگیسی میں جن کو ویزے ملے یا ان کو ڈائریکٹ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملی ہے, یا ان لوگوں کو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اب ریکگنائز کرتے ہیں ایز ریفیوجی, اور پھر 5 سال کے بعد ان کا انڈیفینٹ. سو ان ادر ورڈز اگر آپ کا ریفیوجی اسٹیٹس پہ 5 سال کا ویزا نہیں لگا ہے تو 5 سال کے بعد آپ انڈیفینٹ اپلائی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کسی بھی بیسس کے اوپر ڈسکریشنری لیو ملی ہے تو یاد رکھیے گا کہ پہلے 3 سال کی ڈسکریشنری لیو ملتی ہے, اور جب وہ 3 سال ایکسپائر ہونے لگے آپ 3 سال کی ایک اور ڈسکریشنری لیو لیتے ہیں جن کو پرانی ڈسکریشنری لیو لگی, کیونکہ میں نے جس طرح ابھی شروع میں بولا کہ اب ڈسکریشنری لیو انہوں نے دینی چھوڑ دی ہے. تو جن کی پرانی ڈسکریشنری لیو لگی ہے ان کو 3 سال کا ویزا اور 3 سال کی ایک اور ایکسٹینشن اس کے بعد, اور 6 سال کے بعد انڈیفینٹ. تو جو مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے کہ آپ ڈسکریشنری لیو کے روٹ کے اندر, یعنی کہ 3 سال پلس 3 سال اور 6 سال کے بعد آپ کو انڈیفینٹ ملے گا, ناٹ کہ 5 سال کے بعد, بیکاز آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس والا ویزا نہیں ملا. تھینک یو جی. اگلی کالر لیتے ہیں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو انکل جی, میں نے سوال پوچھنا سے تانوں ایک. جی جی پوچھیں. I have a nephew that has gone to Malaysia 3 months ago. جی. And the problem is that he got arrested 3 weeks ago. He's got his visa and he's got all his paperwork, and they said that it's for 3 years visa. The 10 week up now he got arrested, and we found out that the immigration in Malaysia have arrested him. Can you advise me what to do next? Now, where is he right now? I'm in London. I'm in
नहीं Birmingham वो at the भी moment. मलेशिया के अंदर है. Yeah, he's in Malaysia. He went there as a work permanent, and he got arrested 3 weeks ago. All right, thank and you. Immigration have got him. ओके, मैं समझ गया आपकी बात. देखिए, ये वही उस टाइप का सवाल होता है जो किसी और ने भी पहले पूछा था कि ये बड़ा फैक्ट सेंसिटिव सवाल है इन द सेंस कि मैं क्योंकि रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ा नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि किन इमिग्रेशन लॉ के तहत उसको डिटेन किया गया है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर उसको मलेशिया में डिटेन किया गया है तो इट हैज़ टू बी अंडर द मलेशियन लॉ. तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सीक एडवाइस फ्रॉम अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो मलेशियन लॉ के अंदर एक्सपर्ट हैं. तो अगर यहाँ भी आई एम प्रीटी श्योर यूके में भी आपको कोई मिल जाएगा इफ़ यू गूगल देम आउट, और पेपर वर्क सारे मंगवाएं अपने नेफ्यू के एंड ट्राई टू फाइंड आउट के. तो सारी बात है जो लॉस पे अप्लाई इस वक्त हो रहे हैं मोस्ट लाइकली मलेशियन लॉ हो रहा है बिकॉज उसको वहाँ डिटेन किया गया है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी डॉक्यूमेंट्स मंगवा के किसी ऐसे लॉयर से बात करें हु इज़ एन एक्सपर्ट इन मलेशियन लॉ. थैंक यू फॉर योर कॉल. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. ऑलराइट, वो में कॉल्स क्यू अप हो रही हैं तो आई थिंक दे ट्राइंग टू फिक्स द. तो मैं इसमें एक और बात आपको बताना चाह रहा था विच वी वर ट्राइंग टू टॉक अर्लियर ऑन द 7 ईयर बिकॉज मैंने कहा था जब भी मुझे बीच में टाइम मिलेगा तो आई टॉक अबाउट द 7 ईयर. अगेन मैंने जो आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट की थी कि सोशल सर्कमस्टांसेस रिपोर्ट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो अगेन मैं आपको सिर्फ ये रिमाइंडर दिलाना चाहता हूँ कि सोशल सर्कमस्टांसेस रिपोर्ट या तो आप अपने जीपी से जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने प्लीज़ किसी साइकोलॉजिस्ट को हमें रेफ़र करें बिकॉज इस मकसद के लिए हमें सोशल सर्कमस्टांसेस रिपोर्ट चाहिए. अगर NHS भी आपको कहते हैं कि हम अपनी ट्रीटमेंट के अंदर इसको नहीं प्रोवाइड करते तो देयर इज़ अ थिंग विच इज़ नोन एज NHS प्राइवेट केयर. आप उसके थ्रू भी ट्राई कर सकते हैं रिपोर्ट लेने की, और यू ऑटोमेटिकली गो टू एन आउटसाइडर फर्म, कोई प्राइवेट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उससे रिपोर्ट लेने की कोशिश करें ऑन द फैमिली सर्कमस्टांसेस. ये मैं अगेन उस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ जो आप बच्चों के लिए 7 ईयर के रूल पे डालेंगे. सॉरी, एक और कॉलर आ गए. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा क्वेश्चन है कि मेरे मम्मी डैडी इस मुल्क में आए हुए हैं 2 साल पहले जी. और हम लोगों ने उनका स्टे का अप्लाई किया है लेकिन 2 दफ़ा रिफ्यूज हो चुका. अच्छा. तो हम 3 बहनें यहाँ पे रहती हैं. अभी मेरे माँ बाप इतने ज़ईफ हैं और वो वापस नहीं जा सकते हैं वहाँ पे कोई उनको लुक आफ्टर. आपने उनका लेटेस्ट कब अप्लाई किया था? जी, उनका हम लोगों ने अभी जो रिफ्यूज हुआ है उन्होंने ये लेटर कहा है कि उनका यहाँ पे वो ओवर स्टे हो गए थे, फिर हम लोगों ने लेट अप्लाई किया. ठीक है, दैट्स फाइन. इसके बारे में इसके कुछ हो सकता है इस सिलसिले में? मैं आपको अभी समझा देता हूँ. जी शुक्रिया. देखें, ये आप एल्डरली डिपेंडेंट की बात करें, इसमें थोड़ा सा आपको 1-2 इंटरेस्टिंग बातें बता दूँ बिकॉज जो बैकग्राउंड है वो आपको हेल्प करेगा इस वक्त. जुलाई 2012 से पहले अगर आपके पेरेंट्स या विजिटर वीज़ा पे भी आते थे तो आप उनको स्विच कर सकते थे इनटू एल्डरली डिपेंडेंट. उनको सेटलमेंट मिलता था सब्जेक्ट टू कि आप सर्टन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लें, जिसमें फाइनेंशियल डिपेंडेंसी वाज द मेन. फिर जुलाई के बाद उन्होंने लॉज में थोड़ी चेंजेस कर दी. उन्होंने कहा आप विजिटर वीज़े पे आके स्विच नहीं कर सकते एल्डरली डिपेंडेंट के ऊपर, आपको एंट्री क्लियरेंस लेनी पड़ेगी. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉ के अंदर चेंज हुई थी जुलाई के बाद वो ये हुई थी कि आपको स्पॉन्सर्स के, जी मैं अपने पेरेंट्स को बुला रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम एज और बाकी चीज़ें, ये प्रूव करना है कि ड्यू टू मेडिकल कंडीशन या मेडिकल हेल्थ उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वो अपने डे टू डे काम नहीं कर सकते और कोई देखभाल करने के लिए फैमिली में उनका बैक होम नहीं है और इस वजह से आप उनको यहाँ केयर देना चाहते हैं. अब आपने विद इन इमिग्रेशन रूल एल्डरली डिपेंडेंट एप्लीकेशन डाली और UKBA ने इसलिए रिफ्यूज़ की बिकॉज ऑब्वियसली विद इन द इमिग्रेशन रूल आप क्वालिफाई नहीं करते बिकॉज अब वो ओवरस्टे हो गए और प्लस वो स्विच भी नहीं कर सकते थे विजिटर से, जो कि पहले अलाउ था. तो जारी बात है उनकी कंसिड्रेशन अब ह्यूमन राइट्स के अंडर आएगी आर्टिकल 8 के अंदर बिकॉज वो उस पर फिर ये स्विचिंग मैटर नहीं करती. लेकिन ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो केस होता है बड़ा एक्सेप्शनल होना चाहिए. अब उसमें छोटी सी आपको एग्जाम्पल दे दूँ, ये कि जी उनकी हालत इतनी ख़राब है कि आपके पास मेडिकल एविडेंस है कि दे आर अनफिट टू ट्रैवल, तो फिर आप ये भी उनको UKBA को बोल सकते हैं कि देखें जी ये मेडिकल एविडेंस है, उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते, तो आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि वो कंट्री छोड़ के जाएं और वहाँ से एंट्री क्लियरेंस लें. तो अगेन ये मैं आपको सिर्फ गाइडेंस के लिए बता रहा हूँ. अगेन हर ये जो ह्यूमन राइट केसेस होते हैं बड़े फैक्ट सेंसिटिव होते हैं. आपको बैठ के अपना केस किसी से डिस्कस करना चाहिए, वो सारे हालात देख के आपको एडवाइस करेंगे कि व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन. अब जारी बात है आपका अभी रिफ्यूज़ हुई है एप्लीकेशन और ऑब्वियसली आपको भी पता होगा कि क्योंकि आपके पास वीज़ा आपके पेरेंट्स के पास नहीं था तो उन्होंने आपको राइट ऑफ अपील नहीं दी है. और ऑफ कोर्स जिन लोगों को राइट ऑफ अपील ट्राइब्यूनल की नहीं मिलती दे कैन गो टू द हाई कोर्ट, जो सारे केसेस अब अपर ट्राइब्यूनल में होते हैं, और उधर केस को जाके
چیلنج کریں, کیونکہ ہائی کورٹ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی رائٹ آف اپیل نہیں ملتی, تو وہ ہائی کورٹ میں پرمیشن اپلیکیشن ڈالتے ہیں اپیل کی. اب میں آپ کو چھوٹی سی انٹرسٹنگ بات بتا دوں, جب آپ ہائی کورٹ کے اندر جاتے ہیں, آپ جا کے اس بات پہ اپنا کلیم ڈالتے ہیں, پرمیشن اپلیکیشن ڈالتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ایرر آف لا ہے. اب آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, اب مجھے یہ آپ کی اپلیکیشن میں انیشلی یہ نہیں پتا کہ آپ نے یہ سارے ایویڈنس لگائے تھے کہ کس وجوہات کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ امیگریشن رول میں وہ کوالیفائی نہیں کرتے, لیکن ہم آرٹیکل 8 کے اندر اپلائی کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے وہ ایویڈنسز نہیں لگائے تو رادر دین گوئنگ ٹو دا ہائی کورٹ, آپ کو پہلے فردر اپلیکیشن, فریش کلیم ڈال کے یا ایک اور اپلیکیشن ڈال کے وہ سارے ایویڈنس اکٹھے کرنے, تاکہ اگر وہ اس پہ بھی ریفیوز کریں تو پھر آپ ہائی کورٹ جائیں تو ایٹ لیسٹ آپ آرگیو کر سکتے ہیں کیس کو. فار ایگزامپل کہ دیکھیں جی یہ ڈاکٹر کا لیٹر لگا ہوا ہے کہ دے آر انفٹ ٹو ٹریول, تو کس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریول کر کے, UKBA والے کہ یہ ٹریول کر کے کنٹری چھوڑیں. تو یو نو دے آر جسٹ سمپل ایگزامپلس میں آپ کو دے رہا ہوں, بٹ اگین آپ کو زیادہ پتہ ہے اپنے کیس کے بارے میں. اور جیسا میں کہتا ہوں کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کال کرتے ہیں تو ہم آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس دے دیں. تو آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابھی میں آپ کی پوری سن رہی تھی, آپ نے بتایا تھا ہم نے 7 ایئرس پہ ہی 2013 دسمبر میں اپلائی کیا تھا بچوں کی اس پر. جی. اینڈ جنوری میں دے ہیو ریفیوزڈ. ٹھیک ہے. اور جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ بچوں کے بیسٹ انٹرسٹ میں جتنی بھی چیزیں وہ لگانی چاہیے, وی ہیو پٹ ایوری سنگل تھنگ. ہم نے چائلڈ سائیکولوجسٹ کا لیٹر تو نہیں لگایا تھا, لیکن سوشل ورکر کی رپورٹ لگائی تھی. ہم نے GP کا لیٹر لگایا تھا. آئی ہیو نو ٹائز بیک ہوم, تو میری انٹائر فیملی, میرے فادر, بردر, سسٹرز, ان کی اسٹیٹمنٹس لگائی تھی. دے آل آر برٹش سٹیزن. اور ہم نے اپنے پریویس جاب لیٹرز, ٹیکس پے کیا, جو کچھ بھی تھا, وی ہیو گاٹ ایوری سنگل تھنگ ہم نے وہ اس میں لگائی تھی. لیکن دے ڈیڈنٹ کنسیڈر اینی تھنگ. اور جو ان کی پالیسی ہے کہ وہ کہتے ہیں بیسٹ انٹرسٹ بچوں کا دیکھیں گے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. دے ہیو ریفیوز اسٹریٹ اوے ان جنوری. آپ کو میم رائٹ آف اپیل ملا ہے؟ نہیں, ابھی تک نہیں ملا. ہم نے JR میں ہم گئے تھے, ہم پری پروٹوکول لیٹر ان کو دیا تھا, تو دے سیڈ کہ آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ دے آسکڈ us to give us 3 months. ان کو 3 months کا ٹائم دیا ہے, اور ابھی تک ہم we are still waiting. But my main question is that میں نے آپ سے بھی سنا اور بہت سارے سالیسیٹر سے سنا, and even though our best solicitors saying the same thing, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ what is the best interest. جب وہ بیسٹ انٹرسٹ کہتے ہیں اور پھر وہ unreasonable کی بات کرتے ہیں, جب ہم نے سارے ڈاکیومنٹس لگا دیے, and we are here more than 10 years, 11 years. Yes, ma'am. And my both children born here in this country, ان کے birth certificates, انہوں نے اسٹریٹ اوے صرف ایک بات لکھی ہے کہ as a family unit آپ بیک ہوم جا سکتے ہیں. Yes, ma'am. Even we have mentioned we have no ties back home. میرے اور میرے ہسبینڈ. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا. مجھے اجازت دیں تو I'll reply to that, ma'am. تھینک یو. یہ بالکل 100% آپ کی بات صحیح ہے. میں پرسنل ایکسپیرینس سے بھی دیکھا ہے میں نے کہ آپ اتنا زیادہ ایویڈنس لگا کے دیتے ہیں UKBA کو, اور وہ میں نے جو لیٹرز بھی ان کے دیکھے, انفارچونیٹلی وہ سیم پیراگرافس کو کاپی پیسٹ کر کے بھیج دیتے ہیں. اور اکثر لیٹرز میں تو سیکشن 55 جو کہ نیشنلٹی ایکٹ 2002 کا ہے, جس میں بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ کا ذکر ہے, اس کا تو ذکر بھی نہیں کرتے, یا کبھی کبھی اگر ذکر بھی کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ فیملی یونٹ کے ساتھ ہیں اینڈ یو کین ریٹرن بیک ٹو یور ہوم کنٹری. تو یہاں ظاہری بات ہے اگر آپ کو رائٹ آف اپیل ملتی ہے تو آپ لازمی جا کے اس کو چیلنج کریں, اور اگر آپ کے پاس رائٹ آف اپیل نہیں ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ آپ نے ہائی کورٹ کا روٹ لیا اور آپ نے پری ایکشن لیٹر کیا. جو اکثر اس ٹائپ کے کیسز میرے ایکسپیرینس میں آئے ہیں جس میں آپ نے چائلڈ سائیکالوجسٹ کی رپورٹ لگائی ہے اور UKBA انہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, تو جب آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو زیادہ تر وہ مان جاتے ہیں اور ریکنسیڈر کرتے ہیں ان لائٹ آف دا چائلڈ سائیکالوجسٹ رپورٹ, اور پھر آپ کا ان کے ساتھ ایک نئے طریقے سے ٹسل شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ کہ وہ واپس چلا جائے, اور آپ کہتے ہیں نہیں, تو وہ ایک نیا کیس آ جاتا ہے اس وقت. لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے کنسیڈر کی ہوتی ہے اس رپورٹ کو, اور میں بالکل آپ کو اگری کرتا ہوں کہ کافی ایسے کیسز میں لوگ بڑے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں بیکاز UKBA ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا. اینڈ آئی نو اٹس اے کاسٹلی پروسیس جب آپ ہائی کورٹ کے اندر جاتے ہیں. دیکھیں میں صرف ایک چیز لوگوں کو بولتا ہوں, اگر UKBA ہمیشہ ٹھیک ہوتا تو آپ کو رائٹ آف اپیل مل کے آپ ٹرائیبیونل میں نہ جاتے. اگر ٹرائیبیونل ہمیشہ ٹھیک ہوتا تو آپ فرسٹ ڈے ٹرائیبیونل میں ریویو ایپلیکیشن نہیں ڈالتے. اگر فرسٹ ڈے ٹرائیبیونل ہمیشہ ٹھیک ہوتا تو اپر ٹرائیبیونل میں آپ نہیں جاتے. اگر اپر ٹرائیبیونل ہمیشہ ٹھیک ہوتا تو آپ کو ہائی کورٹ, اور اگر ہائی کورٹ ٹھیک ہوتا سپریم کورٹ, اور آپ کو برسلز جانے کی ضرورت نہ ہوتی. سو یعنی کہ ہر پروسیس کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے, تب بھی اس کو ریمیڈی کرنے کے لیے اس سے اوپر ایک پروسیس لگایا گیا. اینڈ دیٹس دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دس لیگل سسٹم. اگین مجھے پتہ ہے کہ اس میں جو ایڈورس افیکٹ ہے یا جو
डिसप्रपोर्शनल इफेक्ट है वो लोगों का जो हार्ड अर्न मनी है वो लग जाती है, बिकॉज इट इज़ कॉस्टली टू परस्यू दीज मैटर्स इन कोर्ट। लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप आगे जाके जीत जाएं और आप ये प्रूव करें कि होम ऑफिस ने आपके साथ ज़्यादती की थी, तो सर्टन केसेस में आपको कॉस्ट एटलीस्ट जो आपने कोर्ट के अंदर लगाई है वो वापस मिल जाती है। तो आई कैन ओनली विश यू द बेस्ट, और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ परस्यू दिस मैटर फर्दर। जी अगली कॉल लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मुझे भी क्वेश्चन करना था कि मेरा ना 7 साल का बेटा है जी, तो वो स्पेशल नीड्स पे है जी, और वो बेनिफिट भी लेते हैं अपने जी, मगर मैं फुल टाइम काम नहीं कर सकती उसकी वजह से, बिकॉज मैं सिंगल मम हूँ और जी। मैंने पाकिस्तान में शादी की और मुझे अपना हस्बैंड इधर बुलाना है। तो मैं ये जानना जी सॉरी मैं एक छोटा सवाल पूछ, आपको डिसेबिलिटी अलाउंस या केयर अलाउंस मिलता है या नहीं? जी डिसेबिलिटी अलाउंस मिलता है मुझे। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, मैं आपको समझा देता हूँ। थैंक यू फॉर योर कॉल। बिल्कुल जी, अब आपको पता होगा कि उन्होंने जो FM रिक्वायरमेंट है इस वक्त, क्योंकि अभी तक वो जो केस लॉ हुआ था उसकी नया डिसीजन कोर्ट ऑफ अपील से नहीं आया, तो इस वक्त तक UKB ने यही बोला है कि 18,600 स्पाउस की इनकम रिक्वायरमेंट है, और अगर आपका बच्चा ब्रिटिश है तो उस पर फर्दर 3,600 अप्लाई नहीं होता। बट उन्होंने ऐसा बोला है कि जो लोग डिसेबिलिटी अलाउंस, केयर अलाउंस, पेंशन, डिसेबिलिटी एक्सेट्रा के ऊपर हैं, उनको 18,600 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी। उनके लिए जो वर्डिंग इस्तेमाल हुई है उससे कहते हैं एडिक्वेट मेंटेनेंस। अब एडिक्वली मेंटेन, अब वो पुराने रूल्स के हिसाब से टेक्निकली इन सिंपल लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने कहा है कि जो भी आपको इनकम सपोर्ट बेनिफिट मिलता है उतनी आपकी इनकम होनी चाहिए प्लस द रेंट। अब मैं आपको छोटा सा उसमें फॉर्मूला समझा देता हूँ कि से मैं राउंड ऑफ फिगर्स कर रहा हूँ, बिकॉज इनकम सपोर्ट बेनिफिट के मुझे एग्जैक्ट फिगर्स अभी नहीं पता 2013-14 के, तो मैं आपको राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ कि वो कहते हैं जी कि एक मैरिड कपल को 450 मिलता है और जो बच्चा है उसका से 160 मिलता है, तो टोटल अगर 150 भी उसका कर दो टोटल 600 हो गया। अगर आपका काउंसिल की प्रॉपर्टी है तो आप कोई रेंट नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप कोई रेंट पे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो से 200 दे रहे हैं तो 800 हो गया। तो वो कहते हैं कि जो एडिक्वेटली मेंटेनेंस का फिगर है आपका वो 800 है। अब जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं जिसमें आपका डिसेबिलिटी है, चाइल्ड बेनिफिट है और बाकी हैं, उनका जब आप टोटल करती हैं तो अगर वो फिगर आपका जो भी मैंने कैलकुलेट किया है 800 उससे ज़्यादा है, तो एज फार एज द होम ऑफिस इज कंसर्न, इवन नाउ अंडर द FM रिक्वायरमेंट यू आर एडिक्वेटली मेंटेन्ड, तो आप अपने हस्बैंड को फिर स्पॉन्सर कर सकती हैं। तो अगेन मैंने आपको सिर्फ डायरेक्शन और इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे हेड में नहीं है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं, उनको अपने सारे बेनिफिट्स की लिस्ट दें, ताकि वो जो इनकम सपोर्ट का लेवल है 2013-14 उसके फिगर्स निकालें, उसमें मैरिड कपल और जो सिंगल आपका एक बच्चा है उसके सारे फिगर्स टोटल करके, जो रेंट है आपका या है या नहीं उसको टोटल करके आपका लिविंग अलाउंस निकाल लें। उसको आपने कंपेयर करना है अपने बेनिफिट्स के साथ। अगर बेनिफिट्स आपके ज़्यादा हैं लिविंग अलाउंस से तो यू आर एडिक्वेटली मेंटेन। ये उन लोगों के लिए है जो बेनिफिट्स के ऊपर हैं, स्पेशली डिसेबिलिटी और केयर अलाउंस के ऊपर है, क्योंकि उनको एक्सेप्शन है FM रिक्वायरमेंट को पूरा करने से 18,600 की। आई नो इट्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, मैंने बड़ी कोशिश की बड़े सिंपल लफ्ज़ों में आपको समझा दूँ, थोड़ा सा मैंने फिगर ऊपर नीचे कर दिए, बट यू अंडरस्टैंड दैट। मुझे भी बताया जा रहा है कि हम शॉर्ट ब्रेक पे जाने लगे। आई होप टू सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। थैंक यू। Because it's like an Islamic school and I've been in this school for 4 years. It's like family. Educating us is kind of like Sadaqah Jariyah. And this school is, I think, the best school in the whole world. ये वक्त के हालात तकाजा करते हैं, डिमांड करते हैं हमसे कि ये स्कूल होना चाहिए। Appeal to all the brothers and sisters is to please support this school. Wherever you're watching, you can decide, are we going to stand up and save this Muslim school? Coventry is a small community, and for us to support the school by ourselves, everyone to donate as much as they can. We'll give you reward here and after. Jazakumullah. अल-मदीना स्कूल को कायम रखने के लिए आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। फंड्स की कमी की वजह से ये इदारा बंद होने का खतरा है।
جس سے سینکڑوں بچے دینی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے. عطیات اور قرض حسنہ سے المدینہ اسکول کی مدد کیجیے. Salim was among the 39 million blind people around the world who have developed the cataract condition. He used to run a tea stall, but since his cataract, he's been unable to see and participate in daily business. With your generous donation, Al Mustafa set up a camp in his area, and now, with a small operation, he is able to support himself and his family. Your donation of just £35 can help many others come out of the poverty blindness trap. Al Mustafa. الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے ویسٹ ڈرائیڈن کی پہلی جامع مسجد اور کمیونٹی سینٹر تکمیل کے مراحل میں ہے. Please help us make this masjid. Whatever money you have to donate, please help us. Please, please, please. Jazakallah khair. Assalamu alaikum brothers and sisters. We have a mosque here in West Drayton and we need funds. Please donate so we can make this mosque successful. Jazakallah. اس مسجد پر 1,50,000 پاؤنڈ کا قرض حسنہ بھی باقی ہے. آپ سے تعاون کی بھرپور اپیل ہے. مسجد کی تعمیر صدقہ جاریہ ہے. بھائیوں اور بہنوں، گرین فورٹ مسجد اور اسلامک سینٹر پر 750,000 کا لون ابھی باقی ہے جسے فوری اتارنے کی ضرورت ہے. رقم نہ ہونے کی وجہ سے تعمیر کا کام رک گیا ہے. جگہ کی تنگی کے باعث نماز جمعہ کے لیے دوسری جگہ کرائے پر حاصل کی جاتی ہے. آپ سب سے گزارش ہے اس مسجد کی تعمیر اور اس کا قرض اتارنے میں فوری مدد کیجیے. مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کریں. جزاک اللہ خیر. ویلکم بیک ٹو دا شو. فارمیٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کا امیگریشن کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کال کر سکتے ہیں شو میں. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی انفارمیشن دوں جس سے آپ کے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے. اب اس سے پہلے ہم کالوں کی طرف جائیں. میں اگین آپ کو ایک اور بات، میں نے ابھی کافی کالیں لی ہیں بریک سے پہلے. میں نے ایک کامن چیز ساروں میں نوٹ کی ہے کہ جو میں آپ ساروں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو سنتے ہیں کہ پلیز ہوم آفس کی پالیسی لازمی پڑھا کریں. یعنی کہ آپ کسی بھی طرح کی اگر اپلیکیشن ڈال رہے ہیں، چاہے ہیومن رائٹ ہو، چاہے امیگریشن رول کے تحت ہو، یا اس کے علاوہ کوئی آؤٹ سائڈ آف امیگریشن رول کوئی اپلیکیشن ہو، ضرور جا کے ہوم آفس کی پالیسی پڑھا کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ پالیسی کے اندر فٹ ہوتے ہیں یا نہیں. بیکاز اگر آپ پالیسی کے اندر فٹ نہیں ہوتے تو پھر لازمی بات ہے کہ دے آر ویری اسٹرانگ چانسز کہ آپ کی اپلیکیشن
रिफ्यूज़ होगी तो फिर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको पता है रिफ्यूज़ होनी और हम आगे जाके केस को ट्राइब्यूनल में या हाई कोर्ट में जाके फ़ाइट करेंगे। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पॉलिसी के बारे में पता हो। फिर अगर और कभी कभी ये होता है कि लोगों को पॉलिसी के बारे में पता होता है, वो एक एक चीज़ टिक करके एप्लीकेशन डालते हैं कि जी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी होम ऑफिस रिफ्यूज़ कर देता है। फिर अगेन वही जो मैंने आपको पहले मिसाल दी है, आप जाएँ और कोर्ट में, और अगर कोर्ट का राइट आपके पास नहीं है तो हाई कोर्ट में जाके लाजमी उस केस को लड़ें, बिकॉज सारी बात है आपके केस में फिर कोई ना कोई तो मेरिट है, क्योंकि आपने पॉलिसी को फॉलो किया है और उसके बाद होम ऑफिस ने आपको वीज़ा नहीं दिया है। तो एटलीस्ट आपका इतना तो हक बनता है कि आप फिर जवाब मतलब करें किसी कोर्ट से जो इंडिपेंडेंट होते हैं कि जी क्यों होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया है। सो थैंक यू फॉर दैट। एक और लाइव कॉलर हैं अभी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर पहली बात है कि आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वो इट्स वेरी नाइस। सर बड़ी मेहरबानी, पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर। बोलें सर, क्या सवाल है आपका? सर क्वेश्चन मेरा ये था कि सर मेरी इधर वाइफ है ब्रिटिश है और एक बेटी भी हुई है, 1 महीना हो गया पहले। जी माशाल्लाह। तो पहले मेरी अपील चल रही थी उसमें, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था उस वक्त मेरा कोई स्टेटस नहीं था। ठीक है। तो वो खैर उधर अपील फिर ट्रिब्यूनल में गई, उधर से रिजेक्ट हुई। अभी लास्ट जो अपील थी उन्होंने कहा नो फर्दर राइट ऑफ अपील। तो अभी मैं साइंस पे भी जाता हूँ एवरी थर्सडे आफ्टर 2 वीक्स। तो अभी मैंने नई एप्लीकेशन डाल रहा हूँ FLRFP। तो अभी मुझे 28 डेज का टाइम होगा या कितना टाइम होगा, मतलब कि उसके अंदर अंदर मैंने डाल लिया। और अभी मैंने आफ्टर 3 डेज दिस थर्सडे आई हैव टू गो फॉर द साइन टू द पुलिस स्टेशन। और उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैंने ये पूछना था। और दूसरा ये पूछना था कि बेटी के अभी बेस पे अभी मतलब कि FLRFP इज ए द गुड एप्लीकेशन, कुछ प्लीज को अच्छा सा कोई। और आपने जब पहले अप्लाई किया था वो यू मैरिड विद योर स्पाउस, जब आपने पहली दफा अप्लाई किया था? जिसमें नहीं सिर्फ निकाह किया हुआ था। निकाह, मैं समझ गया। हुआ बताया था कि रजिस्टर करनी है, रजिस्टर करने गए तो उधर प्रॉब्लम थी। तकरीबन इट्स बीन 1 ईयर। मैं समझ। और अभी तक आपकी रजिस्टर मैरिज हुई है या नहीं? नहीं अभी रजिस्टर। ऑलराइट, थैंक यू। मैं आपको समझा देता हूँ। देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं इस पर ज़रा टाइम लूँगा बिकॉज ये मैंने प्रॉब्लम बहुत लोगों में देखी है। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा दूँ, तरीके से समझाऊंगा, इसमें आप भी कवर हो जाएंगे, बिकॉज आपने सवाल इतना अच्छा पूछा है, बहुत लोगों का आज इससे फ़ायदा होगा। देखें जो लोग ओवरस्टे हो जाते हैं, अगर वो एप्लीकेशन डालते हैं शादी करके किसी यूरोपियन के साथ, तो उनको फैमिली परमिट दे देना चाहिए, बिकॉज EU रेगुलेशन के अंदर वैलिड वीज़ा होना लाजमी नहीं है, तो उनको मिल जाता है वीज़ा फैमिली परमिट, सब्जेक्ट टू कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है। लेकिन जो लोग जो ओवरस्टेयर हो गए हैं और वो एप्लीकेशन डालते हैं ब्रिटिश से शादी करके, उनके ऊपर वो कह देते हैं कि जी हमें आपको सर्टन एक्सेप्शंस को फॉलो करना होगा कि आपके पार्टनर के इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है, यानी कि आपके पार्टनर इस कंट्री में इसको छोड़ के वापस नहीं जा सकते बिकॉज दे आर इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल। ऐसे रीजंस हैं कि दे कैन नॉट गो बैक एंड लिव इन द होम कंट्री, या आपका कोई बच्चा है हु इज़ अ ब्रिटिश चाइल्ड। अब इससे पहले कि वो ये चीज़ें करें, बिकॉज सारी बात है जब आप इमिग्रेशन रूल के तहत एप्लीकेशन डालते हैं किसी ब्रिटिश से शादी करके, तो वो कहते हैं आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए या आपका ओवरस्टे 28 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त फिर वो ये सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन अब उससे पहले भी एक छोटा सा प्रॉब्लम लोगों को होता है। अब जारी बात है लोग ओवरस्टे हो गए, अक्सर वो लोग ओवरस्टे होते हैं जिनके पासपोर्ट्स होम ऑफिस के पास होते हैं। तो जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं तो वो आगे से कहते हैं जी हमें अपना पासपोर्ट दिखाएं, और हमें पासपोर्ट दिखाएं और अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस दिखाएं तो फिर हम शादी होने देंगे। पहली बात है ये जी दैट इज़ अनलॉफुल। आप जाके रिसर्च कर ले लॉ की, उनकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ आईडी की, और उन्होंने खुद हर जगह पॉलिसी में लिखा हुआ है रजिस्ट्रारी मैरिज पॉलिसीज़ के अंदर कि आईडी आपका बर्थ सर्टिफिकेट और एनी अदर फॉर्म ऑफ कार्ड भी हो सकता है, यानी कि आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कंबाइंड विद योर बर्थ सर्टिफिकेट, बिकॉज आपने प्रूव ये करना है कि दिस इज़ हु यू आर। जो आप बोल रहे हैं कि जी मेरा नाम ये है मोहम्मद खान, दिस इज़ हु यू आर, ये मेरी फ़ोटो, ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट। तो वहाँ थोड़े से रजिस्ट्रार थोड़ा सा अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। अब उसको ओवरकम करने के आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप जाएं और होम ऑफिस से रिक्वेस्ट करें कि जी जो मेरा पासपोर्ट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी मुझे करके दे दें, बिकॉज मैं शादी करना चाहता हूँ और ये रजिस्ट्रार ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। तो होम ऑफिस आपको सर्टिफाइड कॉपी करके दे देगा। ये उन लोगों के लिए जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिनको अपने केस वर्कर का पता है।
لیکن کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں جی ہم تو رپورٹنگ بھی نہیں کر رہے، ہمارا کیس کب کا ختم ہو گیا ہے. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ لازمی اپنے لوکل ایم پی کے پاس جائیں اپنی وائف کو لے کے، بیکاز ساری بات ہے آپ کی وائف یا جو آپ کا اسپاؤس ہے دے آر برٹش سٹیزن یا سیٹل اسٹیٹس پہ ہیں، وہ ایم پی کو بولیں کہ میرج از مائی رائٹ، یہ کیوں مجھے روک رہے ہیں شادی سے جسٹ بیکاز میرے ہسبینڈ یا میرے اسپاؤس کے پاس، پوٹینشیل اسپاؤس فیانسے کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لا کی، اور آپ وہ پرنٹ آؤٹ لے کے ان کے پاس جا سکتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ پاسپورٹ از ناٹ دا ریکوائرمنٹ، آئی ڈی از دا ریکوائرمنٹ، جس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ جی اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو برتھ سرٹیفکیٹ اور کوئی بھی نیشنل آئی ڈی ساتھ دکھا دیں. اور پھر ایم پی کو بولیں کہ وہ رجسٹرار پہ پریشر ڈالے کہ بھئی اٹ از وائلیشن آف اے ہیومن رائٹس، ہم میرج کیوں روک رہے ہیں، امیگریشن کا مسئلہ ہمارا اور ہوم آفس کا ہے، وہ ہم ہینڈل کر رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ وہ ہوا ہے جو ٹپکل کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ نے کیا اسلامک نکاح. یو کے کے اندر انفارچونیٹلی اسلامک نکاح ریکگنائز نہیں ہے بیکاز وہ صرف برٹش لا کی میرج کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور آپ برٹش لا میں میری اس لیے نہیں ہو سک رہے بیکاز انفارچونیٹلی آپ کو رجسٹرار آفس آئی ڈی کا مسئلہ کر رہے ہیں. تو پہلا تو آپ کا میں آپ کو یہ بولوں گا اسٹیپ 1 آپ یہ کریں پلیز کہ آپ کیونکہ رپورٹنگ کر رہے ہیں تو ہوم آفس سے بولیں کہ آپ کے پاسپورٹ کی سرٹیفائڈ کاپی دے تاکہ آپ رجسٹرار آفس میں جا کے شادی کر سکیں. اگر وہ آپ کو سرٹیفائڈ کاپی نہیں دے سکتے بیکاز ان کے ریکارڈ میں نہیں یا آپ نے پرووائڈ نہیں کی تو اپنی وائف کو لے کے اپنے ایم پی کے پاس جائیں اور ان کو بولیں کہ جی یہ ان لافل ہے. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو لکھا ہوا آ جائے گا کہ پاسپورٹ کی ریکوائرمنٹ شادی کے لیے نہیں ہے، اور آپ ایم پی کو وہ پرنٹ آؤٹ دکھائیں، بولیں جب یہ لا لکھا ہوا ہے، یہ پالیسی لکھی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، رجسٹرار آفس کیوں انسسٹ کر رہا ہے کہ وہ آئی ڈی مانگے، مطلب پاسپورٹ مانگے ایز این آئی ڈی، میرے پاس یہ دوسری فارم ہے آئی ڈی کی. اور پھر ایم پی کو بولیں کہ وہ بات کرے رجسٹرار آفس سے اینڈ ہوپ فلی اس سے مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. پھر آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات آگے جا کے بولی کہ جی میں نے اپلیکیشن میری ہوگی ریفیوز. ساری بات ہے ریفیوز ہونی تھی بیکاز مجھے پتہ ہے ہوم آفس نے کہا ہوگا کہ پارٹنر ڈیفینیشن کے لیے آپ کوالیفائی نہیں کرتے، بیکاز پارٹنر ڈیفینیشن ہے یا تو فیملی ممبر کی کہ یا تو آپ 2 سال سے اپنی وائف کے ساتھ کٹھے رہ رہے ہوں یا آپ کی شادی ہوئی ہو اندر برٹش لا. تو میرے خیال سے شاید تو آپ اپنے وائف کے ساتھ مطلب جن سے آپ کی شادی نکاح ہوا ہے ان کے ساتھ 2 سال سے نہیں رہ رہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کوالیفائی نہیں کرتے پارٹنر کے طور پہ. اور ظاہری بات ہے فیملی ممبر کا انہوں نے دوسرا ایشو ریز کیا کہ آپ کی برٹش لا کے تحت شادی نہیں ہوئی. پھر آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ابھی میرے سے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ جب میری بیٹی بھی ہو رہی ہے، تو اب ظاہری بات ہے اس میں ایک ایشو آ جاتا ہے کہ اگر آپ بولتے ہیں کہ جی میں چائلڈ کے ایکسیس کی بات کر رہا ہوں تو اس میں پھر یہ بات آپ کو پروف کرنی پڑتی ہے کہ سول رسپانسبلٹی آپ کی ہے بچے کی اپ برنگنگ کی. لیکن ظاہری بات ہے بچہ برٹش ہوگا، آپ کی وائف سیٹل اسٹیٹس میں، اٹ بی ہارڈ فار یو ٹو پروو کہ جی فائنینشیل ڈپینڈنسی ساری آپ کی، بیکاز آپ کو تو کام کی بھی پرمیشن نہیں ہے. آپ الٹا ہیومن رائٹس کے اوپر اپلیکیشن ڈالیں گے کہ جی اٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف مائی چائلڈ کہ مجھے یہاں ویزا دیا جائے کیونکہ میری وائف پریگننٹ ہے، شی نیڈز مائی سپورٹ، میں بچے کے ساتھ یہاں رہنا چاہتا ہوں. اب ادھر میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں. اب اکثر لوگ ہیں، یہ میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات آج بتا رہا ہوں، اس سے آپ کے تھوڑے شاید پیسے بچ جائیں. اکثر لوگ ایک ایف پی اپلیکیشن ڈالتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ابھی انہوں نے اپریل میں فیس بھی 4% بڑھا دی ہے، اور جیسے ہی ریفیوز ہوتا ہے وہ ایک اور ایف پی اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں. دیکھیں ایک لا میں پروویژن ہے، میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں فریش کلیم پیراگراف 353. اس کو جا کے پڑھیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن ہیومن رائٹس کلیم یا اسائلم ڈالا ہے اور ہم نے ریفیوز کر دیا اینڈ یو ہیو نو ادر ریمیڈی اویلیبل، کہ آپ کو کوئی اور رائٹ آف اپیل نہیں ہے اور آپ کو کوئی فریش ایویڈنس مل گیا ہے، ایسا ایویڈنس جو پہلے اویلیبل نہیں تھا اور ایسا ایویڈنس جس کی کنسیڈریشن سے کیس میں تھوڑا سا میرٹ ہو جائے. یہ بھی نہیں بولا کہ کیس آپ جیت جائیں، کہ پراسپیکٹ ہے، ریئل پراسپیکٹ ہے کہ کیس آپ جیت جائیں، اس پہ کیس لا بھی ہے، تو آپ فریش کلیم کر سکتے ہیں. فائدہ فریش کلیم کا انڈر پیراگراف 353 یہ ہے کہ جہاں آپ فردر ایف پی کی اپلیکیشن ڈالیں گے آپ کو 600 پاؤنڈ کی دوبارہ فی لگے گی، لیکن اگر آپ پیراگراف 353 کے انڈر فریش کلیم ڈالیں گے تو آپ کی کوئی فی نہیں، آپ کی لیگل ریپرزنٹیشن کاسٹ ہے، تو وہ 600 پاؤنڈ آپ کو بچ جائیں گے. پھر اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایف پی اپلیکیشن ڈال دی تو وہ تو جی ہمارے پاس پروف ہوتا ہے، ہمیں کہیں بھیجیں گے نہیں، تو 353 کا کیا پروف ہے؟ دیکھیں اگر آپ پیراگراف 353 امیگریشن لا کا بھی نیٹ سے جا کے پڑھ لیں تو اس کی ایک اور شک ہے جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی فردر کلیم ڈالا انڈر پیراگراف 353، جب تک ہم اس کلیم کو، ہوم آفس کی شک ہے کہ جب تک ہم اس کلیم کو کنسیڈر نہیں کریں گے ہم آپ کو اس کنٹری سے ریموو نہیں کریں گے. ان ادر ورڈز آپ کی سیفٹی نیٹ ہو گیا کہ آپ نے فردر کلیم ڈالا ہوا ہے اور آپ کو اس کنٹری سے ریموو نہیں کیا جائے گا. تو اسپیشلی ایسے لوگ جنہوں نے کوئی اپلیکیشن ڈالی ہے اور بعد میں ریفیوز ہوئی ہے اینڈ دے تھنک ہمارے پاس اور ایویڈنس ہے جو ہم ان سپورٹ آف اپنے ریفیوزل ڈالنا چاہتے ہیں، رسپانس ٹو دا ریفیوزل، ابھی ہائی کورٹ نہیں جانا چاہتے، دے شوڈ سیریسلی تھنک ان ٹو فردر کلیم انڈر پیراگراف 353. بیکاز میں بڑا فیل کرتا ہوں کہ اب تو انہوں نے فیس اتنی بڑھا دی ہے کہ اس دن میں نے
आई थिंक एक कपल की विद 3 या 4 चिल्ड्रन एप्लीकेशन डाली तो ऑलमोस्ट 2400 फ़ी थी, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी फॉर समबडी जो बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपना यहाँ गुजारा करें, या सर्टन केसेस में तो बेनिफिट्स पे गुजारा करें बिकॉज बंदे को काम की परमिशन नहीं, या एक बंदे को वाइफ बेनिफिट पे बिकॉज ऑफ अ स्टेटस, तो बड़ी ज़्यादती है ऐसे लोगों के साथ। तो आई वुड मस्ट इंसिस्ट कि आप एक्सप्लोर करें पैराग्राफ 353 को अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ, ताकि आपकी 600 की कॉस्ट भी बच जाए। थैंक यू। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, फरमाएं। हेलो जी जी सर, मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, प्लीज़ अपना सवाल कीजिए। या श्योर। हेलो जी मैं आपकी आवाज़ बिल्कुल सुन सकता हूँ, अपना प्लीज़ सवाल पूछिए मैम। जी जी हेलो जी, हाँ जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड से मैं सेपरेट हो चुकी हूँ, 2 महीना हो गए हैं, बट अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। मेरे हस्बैंड बेल पे छूटे हुए हैं इस वक्त, और 24 जून को मेरी डेट है। सॉरी, किस चीज़ की डेट है? 24 जून को डेट है कि वो अपनी गिल्टी को नहीं कर रहे हैं कि मेरे को उन्होंने मारा इसलिए। ठीक, आपका इमिग्रेशन से कोई रिलेटेड, मैं आपकी बात समझ, आपका कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड सवाल है तो वो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। हाँ जी, इमिग्रेशन से मेरा यही है कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरे को रिलेशन नहीं है एक्चुअली, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन होते हैं, तो क्या इस बेस से मेरी एक शादी टूट जाएगी, ऊपर से वो मेरे को क्या डिपोर्ट कर सकते हैं क्या? अच्छा, आप इस वक्त मेरा केस जो है ना, मेरे को मारपीट की वजह से ना मेरे को एक कार्ड मिला हुआ है जिसमें कि 3 महीने का मेरे को स्टे मिला है यहाँ पर। ओके, और आपको इनिशियली 2 साल का वीज़ा मिला होगा स्पाउसल? हाँ जी, पहले मिला था, वो तो खत्म हो गया। ओके, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया मैम, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग यहाँ स्पाउसल वीज़े पे आते हैं, अगर वो विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस के, तो उनको बोला जाता है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर केस डालें और आपको डायरेक्ट सेटलमेंट मिलती है। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो उन्होंने स्पेशल एप्लीकेशन के अंदर एक सेक्शन बनाया है कि आप उनको प्रूव करें कि मेरे पास अब कोई फंड्स नहीं है बिकॉज मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड पे, तो वो आपको फ़ी भी माफ़ कर सकते हैं सेटलमेंट एप्लीकेशन की, जो ऑलमोस्ट £1,000 है, 1091, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, ऑलमोस्ट 1100 पाउंड्स है। और कभी कभी वो करते हैं उनकी पॉलिसी में भी कि इफ़ यू बिन अ जेन्युइन विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि ऑब्वियसली आप हैं, और जारी बात है क्योंकि स्पॉन्सर आपके हस्बैंड थे, उन्होंने उनको ज़रूर ईमेल की होगी, जो स्टैंडर्ड होता है, या ख़त लिखा होगा कि जी मैं इनको अब स्पॉन्सर नहीं करना चाहता, तो वो फिर आपको डिस्क्रेशनरी लीव देते हैं कुछ अरसे के लिए कि इस पीरियड के दौरान वो अपना इमिग्रेशन स्टेटस को रिजॉल्व कर सकें। इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इस पीरियड के अंदर आप अपनी डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन डाल सकें। और जिस तरह आपने बोला कि आपका तो कोर्ट केस भी चल रहा है, मोस्ट लाइकली पुलिस कॉशन भी बीच में होगा। अगेन उन्होंने एक स्पेसिफिक लिस्ट दी हुई है जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिस पे अपने केस डालते हैं, कि वो आप उन लिस्ट के हिसाब से अपना एविडेंस लगा दें तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपको सेटलमेंट मिल सकता है। तो मैं आपको इन शॉर्ट 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात कि प्लीज़ किसी भी अच्छे लॉयर को जाके मिलें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इमिग्रेशन से जिनका ताल्लुक हो, और अपनी डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन डालें फॉर सेटलमेंट इफ़ यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और सेकंड बात सारों के लिए कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को है कि जी डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि खुदा न खास्ता कोई फिजिकल अब्यूज़ हो, जो वर्बल अब्यूज़ भी होता है जिसमें आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन के अंदर आता है। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद हो। अगली कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी सर। हेलो जी, मैं आपकी आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, अपना सवाल पूछिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह इत्तेफाक से चैनल खोला तो मिले आप, पहले आपका प्रोग्राम हम देखते थे दूसरे चैनल पे, बहुत खुशी हुई आपको दोबारा देख के। थैंक यू सो मच सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन राइट्स पे हमारी फैमिली की अपील अलाउ हुई थी नवंबर लास्ट ईयर जी, अब तकरीबन 6 मंथ पूरे होने को आए हैं जी। भी उन्होंने हमें वापस कर दिया लास्ट मंथ में, वो भी काफी ईमेल वगैरह की हैं, उनके जो एड्रेस होता है रेलेवेंट, लेकिन उसके अलावा कोई भी वो हमें कोरस्पॉन्डेंस नहीं कर रहे। हमने अपने सोलिसिटर से लेटर भी लिखवाए उनको, जो कि ऑलरेडी उनके सिस्टम में मौजूद हैं, लेकिन हमें वो कोई भी, अभी आप हमें आइडिया दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। 6 महीने पूरे हो गए हैं जी सर। मजीद वेट करना चाहिए, कोई लेटर लिखना चाहिए या कोई प्रॉब्लम है हमारे केस में, तो प्लीज मैं सुनूंगा। मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए जी, पहली बात मुबारक हो, आपका केस अलाउ हुआ है तो जी फिर बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी वीज़ा लग के आएगा यू कैन लीगली वर्क एंड होपफुली अपनी फैमिली का फाइनेंशियल मेयार बेहतर बना सकते हैं।
तो पहली चीज़ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने सोलिसिटर को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिक्वेस्ट करें कि वो होम ऑफिस को ख़त लिखे। अगर वो चीज़ भी लैप्स होगी और उसका कोई जवाब नहीं दे रही तो अगला स्टेज होता है अपने एमपी के पास जाएं और एमपी को सारा केस बताएं कि हमें अलाउ हो गई थी अपील, होम ऑफिस ने अभी तक वीज़ा नहीं दिया, और एमपी को इंसिस्ट करें कि वो होम ऑफिस के एमपी लिएज़ॉन डिपार्टमेंट को ख़त लिखे और वो फिर 21 डेज़ के अंदर एमपी को जवाब देंगे। एक तीसरी चीज़ भी आप कर सकते हैं, मेरे पास अभी ईमेल लिखा हुआ नहीं है कहीं, वरना मैं आपको बता देता, कि आप वो गूगल से होम ऑफिस की वेबसाइट से निकाल सकते हैं कि एक होम ऑफिस का डिपार्टमेंट है जो अपील अलाउड डिपार्टमेंट है। यानी कि अगर आपकी कोई अपील अलाउ होगी है तो आप होम ऑफिस के उस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं, आई थिंक उसका नाम है अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, आप गूगल करके उसको निकाल लें, होम ऑफिस अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। आप उनको डायरेक्ट खत लिख सकते हैं, वो लंदन में होते हैं, उनको अपील रेफरेंस नंबर दें, वो आप भी कर सकते हैं, आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव की भी ज़रूरत नहीं। आप उनको बोलें कि जी हमारा अपील अलाउ हुई है, आपने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया, प्लीज़ इमीडिएटली एक्शन लें। जो अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है होम ऑफिस का, वो रेलिवेंट केस वर्कर को शेफील्ड, क्रॉयडन, जहाँ भी आपका केस एलोकेटेड है, लिवरपूल, उनको कॉन्टैक्ट करके आपके केस का कोई हल निकालेंगे। तो प्लीज़ एमपी एंड गूगल करें होम ऑफिस का अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, लंदन में है कहीं, एंजल स्क्वायर के अंदर कहीं, उनको खत लिखें। थैंक यू जी। अगली कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने फोन पे आंसर आपसे क्वेश्चन करनी है तो टीवी पे सुनूंगी जी। पता करना था कि वो जो लॉ चेंज हुआ है अभी या नहीं हुआ, प्लीज। बड़ी मेहरबानी। आप बात करिए जो FM लॉ 18,600। जी 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 बिल्कुल। इस वक्त जो उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होगा कि 5 मार्च को हियरिंग उसकी कंक्लूड हो गई थी कोर्ट ऑफ अपील में, और जो मुझे किसी सोर्स से पता चला कि ओनली 8 डेज़ अगो जो अपेलेंट के काउंसिल थे उन्होंने फर्दर सबमिशंस भेजी हैं कोर्ट को इन लाइट ऑफ ए स्केलेटन आर्गूमेंट। अब मुझे ये नहीं पता कि कोर्ट ने उनसे डिमांड की थी कि फ़र्दर सबमिशन दें या उन्होंने ऑन हिज ओन वो फर्दर सबमिशन किए हैं। तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि एंड ऑफ दिस मंथ होपफुली कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा। तो यकीन करें, सिर्फ आप नहीं, कोई ऑलमोस्ट 250,000 लोग हैं जो मेरे ख्याल से वेट कर रहे हैं कि इसका कोई डिसीजन आए ताकि वो भी अपनी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करें, या जो एप्लीकेशन फंसी हुई है होम ऑफिस के साथ। सो अनफॉर्चुनेटली नो अपडेट, लेकिन जैसे ही मिली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस फॉर्मेट में भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ आई विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू जी। अगली कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मेरी कज़न आई है यहाँ पे 6 मंथ विजिटर वीज़े पर जी। तो अभी उनको एक रिश्ता मिल गया है, तो उनकी शादी होने वाली है। तो पहला बात ये कि क्या वो निकाह करें और साथ में रजिस्टर मैरिज करें, और क्या वो यहाँ से अप्लाई कर सकती हैं, और क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा जो स्पॉन्सर है या उनके वीज़े पे, या बेस्ट है कि वो वापस चली जाएं पाकिस्तान और फिर ये उनको वहाँ से स्पॉन्सर करें? जी मैम, देखें, पहली बात है कि आपकी जो कज़न है वो मुबारक हो आपको, वो आई हैं विजिटर वीज़ा पे। अनफॉर्चुनेटली विजिटर वीज़ा के ऊपर स्विचिंग अलाउड नहीं है, यानी कि अगर वो यहाँ शादी कर भी लेती हैं वो स्विच नहीं कर सकती स्पाउसल वीज़े पे अनलेस अनटिल उनके स्पाउस यूरोपियन नेशनल हैं, बिकॉज अंडर EU लॉ आपको ज़रूरत नहीं है वैलिड वीज़ा होने की या किसी भी वीज़े की, आपको डायरेक्ट फैमिली परमिट मिलता है। तो आपकी जहाँ शादी आपकी कज़न की हो रही है, वीज़ा सेटल्ड और ब्रिटिश नेशनल, तो शी कैन नॉट स्विच फ्रॉम है। लेकिन उससे एक बड़ा मसला है आपको, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, जो जिस कैटेगरी ऑफ वीज़े पे वो आई हैं अनफॉर्चुनेटली उस पर मैरिज अलाउ नहीं है। तो मैं आपको यही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उनको प्लीज़ वापस जाने दें, और अगर आपने यहीं शादी करनी है तो एक होता है मैरिज विजिटर वीज़ा, या वो ले लें जिसमें आप स्पेसिफिकली 6 महीने के लिए इस कंट्री में आते हैं और मैरिज करते हैं और वापस चले जाते हैं, या फियांसे वीज़ा लेके आ जाएं जिस पे आप फिर यहाँ रह के आगे एक्सटेंशन ले सकते हैं। बट यहाँ विजिटर वीज़े पे मेहरबानी करके शादी ना करें, इट कैन क्रिएट अ कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर में, बिकॉज जिस वीज़े पे आप यहाँ फैमिली विजिटर या जनरल विजिटर वीज़े पे आए हैं उसमें लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट एंटर इनटू अ रजिस्टर्ड मैरिज इन द UK। तो वो फिर उस चीज़ को बाद में उठाएंगे नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करेंगे एंट्री क्लियरेंस के लिए, तो वो फजूल में आपको हैसल होगी। तो मैं आपको यही अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि प्लीज़ उनको वापस जाने दें और वहाँ से अप्रोप्रिएट वीज़ा लेके वो आएँ, या फिर उनके जो फियांसे हैं उनको फॉलो करें पाकिस्तान, इंडिया जहाँ से हैं, और वहाँ जाके शादी करके प्रॉपर एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन डालें। थैंक यू जी। अगली कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर महमूद बोल रहा हूँ लंदन से। मैंने पता करना था, मैंने Tier 1 की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था मार्च में, सेम डे सर्विस में। ठीक है। तो मेरी उस दिन तो उन्होंने मुझे वीज़ा इशू नहीं किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट रख लिए, और फिर मेरे जो क्लाइंट्स थे उनको उन्होंने इंक्वायरी के लिए लेटर्स भेजे, जो कि विद इन 14 डेज मेरे क्लाइंट्स ने उनको सबको वापस भेज दिया जी। उसके बाद मुझे अर्जेंट जाना था पाकिस्तान। मैं होम ऑफिस दोबारा गया और रिक्वेस्ट की कि अभी
20 दिन हो गए हैं जी। तो आप प्लीज, मुझे अर्जेंट जाना है पाकिस्तान, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है जी। तो आपने फीस ले ली, सब कुछ कर लिया, मेरे तमाम क्लाइंट्स ने लेटर भी भेज दिए हैं, तो आप इसका एज सुन एज पॉसिबल जो है इसका कर दें। तो वो भी तक मुझे तकरीबन 2.5-3 महीने हो गए हैं जी। तो मैं बार बार जाता हूँ वहाँ पे, नीचे उनको रिक्वेस्ट भी करता हूँ, रिक्वेस्ट मैंने बाय पोस्ट भी भेजी हैं, लेकिन वो अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे। तो आप कुछ चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अर्जेंटली जाना है पाकिस्तान और मुझसे फीस भी उन्होंने सेम डे सर्विस की ली है, लेकिन अभी तक मुझे वो रिप्लाई नहीं देता। थैंक यू महमूद। बड़ी ये प्रॉब्लम मैंने बहुत देखी है, यहाँ तक कि लोगों ने सेम डे सर्विस अप्लाई की और उनको 4-4 महीने बाद उन्होंने इंटरव्यू पर बुलाया, वो भी शेफील्ड के अंदर, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 300 माइल्स अवे, लोगों को जाना पड़ा। तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। प्लीज़ आप उनको इंसिस्ट ना करें अपने पासपोर्ट की, बिकॉज दे कैन कंसिडर कि आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करें, मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो सकती है और फिर वो आपको ख़त लिख के बोलेंगे कि जी एप्लीकेशन विड्रॉन है, आप पाकिस्तान जाएँ और वहाँ से एंट्री क्लियरेंस लें। आपके लिए बेहतर ये है, देखें जो आप इन पर्सन जा रहे हैं क्रॉयडन या जहाँ भी जाके उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो नीचे एक नॉर्मल स्टाफ होता है, अनलाइकली कि वो ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन देगा। जो आप लेटर्स लिख लें दैट इज़ द बेस्ट। या जिस तरह मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि अपने लोकल MP के पास जाएं और उसको रिक्वेस्ट करें कि देखें मैंने सेम डे सर्विस की थी एंड देयर वाज अ रीज़न आई पेड द प्रीमियम, कि मेरा डिसीजन आएगा। 14 दिन उन्होंने मांगे, आई एक्सेप्ट, इट वाज रीजनेबल। उनकी पॉलिसी में भी लिखा है कि अगर हम कोई ऑडिट करना चाहते हैं तो हम 14 दिन में, बट वाई आर दे टेकिंग सो लॉन्ग? और MP से रिक्वेस्ट करें कि वो होम ऑफिस को ख़त लिखे, तो उससे शायद आपका केस थोड़ा ऊपर आ जाए। अगेन अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन काफ़ी और लोगों के अंदर भी पाई जाती है, सो यू नॉट the only one, so have some patience, my friend, and I wish you all the best. मुझे बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट घंटा भी होने को आया, तो आई थिंक वील टेक अ लास्ट कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे हस्बैंड ना EU नेशनल हैं जी, वो उनका PR भी हो गया है, अभी ना वो नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है जी। तो उनका बैंक करप्सी है, तो वो 2006 में हुआ था, तो वो 2007 में ख़त्म भी हो गया है। क्या आप वो नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी, इन शॉर्ट वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी सारी डिटेल लेके वो किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं, बिकॉज दिसंबर में थोड़ी सी लॉ के अंदर चेंजेस आ गए थे, लेकिन उन्होंने जो पीरियड रख दी है वो लैप्स का 3 ईयर लगती है, तो उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स लैप्स हो गया आपके केस में आफ्टर डिस्चार्ज। अगेन मुझे बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट हमारा घंटा पूरा हो गया और हमारे पास लास्ट मिनट है। मुझे बताया जा रहा है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट विद यू, लड़के पीछे बैठे होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं जो आप कॉल्स कर रहे होते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल आप कॉल करते हैं। आई रियली होप कि आप इन्जॉय करते हैं इस प्रोग्राम को, बिकॉज हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जिससे एटलीस्ट आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। बाकी आपकी किस्मत, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि लाजमी जाएँ, एडवाइस लें अपने केस के ऊपर और डरे नहीं अगर आपका रिफ्यूज़ होता है, ज़रूर जाके फ़ाइट करें अगर केस में मेरिट है। और मेरिट आपको कैसे पता चलेगा? कि अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं, बोलें जी ये रिफ्यूज़ल है, मुझे बताएं कि कौन सी शिक है लॉ की जिस पे आप आर्ग्यू करने लगे हैं हमारा केस, ताकि आपको भी पता चले कि अगर देखें अगर आपको सेंस बनाती है बात तो आप ज़रूर जाएं, पैसा खर्चें और केस को जाके लड़ें। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे सेंस नहीं बन रही, मैं तो लॉ में क्वालिफाई नहीं करता, फिर आपको भी पता है अगर आप पैसे लगाएंगे भी तो वो पैसे आपके ज़ाया जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीक एंड इंशाल्लाह ताला आपसे अगले वीक मुलाकात होगी, सेम टाइम। अल्लाह हाफिज़।